हेलो स्टूडेंट्स। सो रिसेंटली हमने एंथ्रोपोलॉजी पेपर सेकंड के अंदर एक ट्रेंड देखा है दैट द एग्जामिनर और द यूपीएससी इज़ आस्किंग द न्यूज़ फ्रॉम द करंट इश्यूज और द करंट अफेयर्स। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि अब जो यूपीएससी है वो कन्वेंशनल लाइंस के ऊपर जो है वो क्वेश्चन पूछा करेगा। और अब जो है वो हो सकता है दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के अंदर यूपीएससी एक काफ़ी हाई मार्जिन ऑफ क्वेश्चंस जो है वो करंट इश्यूज से रिलेट करके जो है वो पूछा करेगा। ठीक है, और ये जो करंट इश्यूज हैं ये आपकी एक समझ बनाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो ये वीडियोस हैं यहीं से जो है वो सवाल पूछे जाएंगे, बच्चे आप जो है वो इससे नोट्स बना लीजिए, और आई एम नॉट क्लेमिंग दैट। ऑन द अदर हैंड, इन वीडियोज़ को सुनिए। इन वीडियोज़ के सहारे आपका एक जो एंथ्रोपोलॉजिकल या फिर एक जो सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है वो बनेगा। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली हमने पॉलिटिकल एनालिसिस या फिर आपके पास पॉलिटिक्स के अंदर देखा था कि जो इंडिया की पॉलिटिक्स है वो अब कास्ट लाइंस के ऊपर नहीं रही है। जैसे हमने रिसेंटली खास करके जब हम हरियाणा इलेक्शंस को देखते हैं तो हरियाणा इलेक्शंस के अंदर हमें ये चीज़ दिखाई देती है, साफ साफ दिखाई देती है कि यहाँ पे वेल्थ का जो एक फैक्टर होता है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैग्नीफाइड नज़र आता है, और कास्ट का फैक्टर जो है वो वेल्थ के फैक्टर के साथ जो है वो अब कोलैबोरेट कर रहा है। जैसे रिसेंटली आई वाज रीडिंग द न्यूज़, किसी कैंडिडेट ने जो है वो अपने साफ साफ ये जो है वो अपने जब भाषण दे रहा था अपने समर्थकों को कहा कि आप जो है वो अब इस पार्टी को वोट्स दीजिए, और इस पार्टी ने इतने जो जॉब्स हैं वो आपको प्रॉमिस किया है, और मैं उसी के साथ आपको एक और प्रॉमिस करता हूं कि हर 100 वोट के लिए एक जॉब जो है वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, सिमिलरली पंजाब इलेक्शंस अभी जो है वो आपके पास पंचायती राज के इलेक्शंस पंजाब के अंदर होने वाले हैं। लुधियाना से जो है वो रिसेंटली दिस वाज अ न्यूज़ कि लोगों ने जो है वो अब बोलियां लगानी शुरू कर दी हैं दैट वी प्लेज सो एंड सो अमाउंट फॉर दी पंचायत ऑफिस, और वी प्लेज सो एंड सो अमाउंट फॉर दिस टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हम अपने पैसे से बनवाएंगे, हमें जो है वो सरपंची की कुर्सी या फिर आपके पास जो है वो प्रधानगी की जो है वो कुर्सी हमें दे दी जाए। ठीक है, नाउ दीज आर द रीसेंट ट्रेंड्स। अब ऐसे ट्रेंड्स जब हमें पॉलिटिक्स के अंदर दिखाई देते हैं तो एक इंसान इस ट्रेंड को जो है वो समझा पाता है। नाम है उनका मिस्टर FG बेले। ठीक है, फेडरिक जॉर्ज बेले। और ये जो है वो मैं ओवर द लेक्चर इस PDF से या फिर इस डॉक्यूमेंट से जो है इस डॉक्यूमेंट को मैंने अपना गाइड बनाया है। ठीक है, और ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर फ्रीली जो है वो मिल जाएगा। आप इससे जो है वो अगेन कोई नोट बनाना चाहते हो या फिर कुछ भी आप करना चाहते हो वो यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स का एक जो संग्रह है, इन्हीं डॉक्यूमेंट्स का जो एक कोलैबोरेटिव फॉर्म है दैट विल बी अवेलेबल नेक्स्ट संडे। ठीक है, तो हर सप्ताह के जितने भी ऐसे न्यूज़ निकलेंगे, जितने भी ऐसे आर्टिकल्स वगैरह निकलेंगे, उनको जो है वो हम एक डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया करेंगे, और वो जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास फेडरिक जॉर्ज बेली ने इंडिया के अंदर काम किया था, ओडिशा के अंदर, और जो पठान्स हैं उनके अंदर भी काम किया था पाकिस्तान के अंदर। बेली ने पॉलिटिक्स को एक गेम की तरह समझाया है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हॉकी एक गेम है, एक क्रिकेट एक गेम है, तो हर एक गेम के अपने रूल्स होते हैं। बेली कहते हैं कि आपके पास सिर्फ डिफरेंस इतना है पॉलिटिक्स और किसी और गेम के अंदर कि जो पॉलिटिक्स है इसके 2 तरह के रूल्स हैं। पहला रूल होता है द नॉर्मेटिव रूल, दूसरा रूल होता है प्रैग्मेटिक रूल। नॉर्मेटिव रूल ऐसे रूल्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नॉर्मेटिव रूल्स लिखे गए हैं।
जो आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, दैट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द नॉर्मेटिव रूल्स। नॉर्मेटिव रूल्स बेसिकली आपको ये बताते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। एंड देन देयर आर दीज प्रैग्मेटिक रूल्स। प्रैग्मेटिक रूल्स, दीज आर द कल्चरल स्पेसिफिक रूल्स। ये इंडिविजुअल को ये बताते हैं कि कल्चरली आप किस हद तक जो है वो जा सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे कल्चर के अंदर जो है वो हम देखते हैं कि देयर इज डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ। ठीक है, कि हम जो है वो खुलेआम अपनी वेल्थ को फ्लॉन्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो है वो इस कल्चरल रूल को अब एक लीडर जो है वो इंटरप्रेट करता है। ईदर ही कैन फ्लॉन्ट दी वेल्थ, वो बड़ी गाड़ियों को जो है वो लेके जा सकता है, विलेज की रोड्स के ऊपर घूम सकता है, या फिर उसी के साथ साथ ही कैन परचेज सम गुड्स और वो गरीबों के अंदर बांट सकता है। अब यहाँ पे प्रैग्मेटिक रूल्स जो है वो गेम प्ले करते हैं। जो प्रैग्मेटिक रूल्स जो है वो बेसिकली अकॉर्डिंग टू दोज रूल्स, अगर आप वेलफेयरिस्ट इमेज को आप आगे लेके जाओगे तो ऑब्वियसली अब आपके पास जो है वो यू कैन हैव एक लीवरेज मिल जाएगा, लोग जो है वो अब आपको अच्छा मानेंगे। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप फ्लॉन्ट करना शुरू कर दोगे तो अब लोग जो है वो आपको अच्छा नहीं मानेंगे। सो एक लीडर जो है वो इन प्रैग्मेटिक रूल्स को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है। ठीक है, वो हमेशा अपना दायरा नॉर्मेटिव रूल्स वाला रखेगा, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं जाएगा, लीगैलिटी से बाहर नहीं जाएगा, बट लीगैलिटी के अंदर रह के कल्चर को इस तरह से इंटरप्रेट करेगा कि उसको मैक्सिमम फायदा जो है वो हो सके। तो गेम के अंदर सिर्फ एक रूल होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर दो सेट ऑफ रूल्स जो है वो आपके पास होते हैं। फिर उसके बाद, ये तो पहली बात थी रूल्स की, फिर उसके बाद गेम के अंदर जैसे आपके पास गेम्स के अंदर पार्टिसिपेशन होता है, उसी तरह से पॉलिटिक्स के अंदर भी पार्टिसिपेशन होता है। गेम का अगर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है तो पॉलिटिक्स का भी एक जो है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। तो एफ.जी. बेले जो है वो कहते हैं कि जो आपके पास पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं दे आर एनवायरमेंटल डिपेंडेंट। अब ये जो चीज़ें हैं, जो एनवायरमेंटल डिपेंडेंस की बात है एफ.जी. बेले की, ये मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर नहीं लागू होती है, बट ये एक सिंपल सोसाइटी जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोंद हैं उड़ीसा के, वहाँ पे जो है वो ये लागू होती है। तो उन्होंने वहाँ पे दिखाया कि जो क्लैन है दैट इज़ अ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोन्स, तो वहाँ पे अगर आपके पास जो एनवायरनमेंट है वो बम्पर होगा तो जो क्लैन की मेंबरशिप है उसको एक्सपैंड किया जाता है, दैट यू कैन इनरोल, और आपको जो है वो क्लैन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो लेके आएंगे आप लोग, क्योंकि आप अब बिकॉज आपके पास काफ़ी बड़ा क्रॉप है, काफ़ी ज़्यादा आपके पास अनाज है, तो आपके पास रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अनाज होगा। तो वहाँ पे आपके पास जो आपका पॉलिटिकल ग्रुप है उसकी मेंबरशिप को जो है वो एक्सपैंड किया जाएगा। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर सरप्लस नहीं होगा तो यही पॉलिटिकल ग्रुप को श्रिंक किया जाता है। तो एफ.जी. बेले कहते हैं कि इसको श्रिंक करने के लिए जो फीमेल इन्फेंटिसाइड है, ऐसी जो प्रैक्टिसेस हैं वो की जाती हैं। सो एफ.जी. बेली ने फीमेल इन्फेंटिसाइड को एनवायरमेंटल डिपेंडेंट की तरह जो है वो बताया है। ठीक है, एनीवेज ये चीज़ जो है वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर लागू नहीं होती है। ठीक है, मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर उल्टा है, आपके पास जो है वो जनरली जो रिसोर्सेज हैं उनको एक्सपैंड किया जाता है, फंडिंग्स उठाई जाती हैं, फंडिंग्स लाई जाती हैं, मसल मास जो आपके पास मसल होता है उसका यूज़ किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है वो एकत्रित किया जा सके, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके और आपके पास पॉलिटिकल मेंबरशिप को एक्सपैंड किया जा सके। ठीक है, फिर उसके बाद एफ.जी. बेली जो है वो बेसिकली इसी स्ट्रक्चर को, इसी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। अब आपने एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बना लिया, आपके पास एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उसके मेंबर्स हैं। अब जैसे आपके पास एक टीम बन जाती है इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ गेम, उसी तरह से यहाँ पे भी आपके पास अब एक जो है वो टीम बन जाएगी। उस टीम की नज़र जो है वो हमेशा प्राइज़ के ऊपर होती है। अब
एफजी बेली डिफाइन करते हैं कि आखिरकार प्राइस है क्या चीज़। बेली कहते हैं कि प्राइस ऐसी चीज़ होती है जो कि कल्चरली बहुत वैल्यूएबल है और जो कि बहुत लिमिटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पंजाब के अंदर पंचायती राज इलेक्शंस की बात की जाए तो प्रधानगी की पोस्ट, ठीक है, अब पंचों को कोई नहीं पूछेगा, लेकिन प्रधानगी की जो पोस्ट है दैट इज लिमिटेड, सिर्फ एक पोस्ट है, ठीक है, और उसी के साथ साथ उसकी कल्चरल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो वो जो है वो आपके पास प्राइस होगा। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर ये होती है दैट हु कैन कम्पीट। अब इलेक्शन कौन लड़ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एफजी बेली का जो काम यूसुफाई पठानों के अंदर किया गया था, तो उसके अंदर अगर हम बात करें, पख्तून्स के अंदर भी अगर हम बात करें, तो अगेन जो पख्तून की काउंसिल है वहाँ पे सिर्फ मर्द जो है वो लड़ सकते हैं, यानी कि मर्द जो है वो कंटेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज चेयरमैन जो है वो मर्द ही होगा। तो यहाँ पे एफजी बेली कहते हैं कि क्लियर कट रूल्स या फिर क्लियर कट आपके पास जो है वो प्रॉपर नॉर्मेटिव एज वेल एज प्रैग्मेटिक रूल्स जो है वो बने रहते हैं कि कौन लड़ सकता है, कौन कंटेस्ट कर सकता है, कौन फाइट कर सकता है। सॉरी ठीक है, तो ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़, देयर इज प्रॉपर कंपोजिशन ऑफ द टीम्स। कौन किसको जो है वो आपके पास सपोर्ट करेगा, ये जो है वो अगेन काफ़ी हद तक निर्धारित रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर अगर आपके पास एक कैंडिडेट यादव जो है वो खड़ा हुआ है, दूसरा जो है वो आपके पास किसी और कास्ट का खड़ा हुआ है, तो काफ़ी हद तक जो है वो कास्ट लाइंस के ऊपर ये डिसाइड हो जाता है कि कौन किसको सपोर्ट करने वाला है, ठीक है। यहाँ पे एफजी बेली जो है वो पर्टिकुलरली इस चीज़ को कहते हैं कि ऑल्दो जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं, जो मेजॉरिटी पीपल हैं, वो ये देखते हैं कि कहाँ पे किस कैंडिडेट के साथ जो है वो जाने का उनका फ़ायदा है, बट ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन ट्रेडिशनल रॉयल्टीज़, ठीक है। देन उसके बाद वो कहते हैं कि रूल्स बने हुए होते हैं, जैसे कास्ट रूल्स बने हुए हैं, जाति व्यवस्था बनी हुई है, बट उसी के साथ साथ लोग इस चीज़ का निर्णय भी करते हैं कि उन रूल्स को कैसे तोड़ा जाएगा, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लोग जो है वो अक्सर ये डिमांड करते हैं सामने वाले की पार्टी से कि ठीक है भैया, हम आपको भी वोट डाल देंगे, लेकिन बदले में आप क्या दोगे। तो वहाँ पे जो सामने वाले लीडर्स हैं, सामने वाली जो पार्टी है, उसको ये डिसाइड करना होता है कि आखिर वो जो मेंबर्स हैं उनको वो क्या प्रस्ताव जो है वो रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये जो गेम है वो चलती है। आप लॉयल्टीज शिफ्ट कर सकते हो, बट लॉयल्टीज दे आर ट्रेडिशनली डिफाइंड, ठीक है। कौन लोग कंटेस्ट कर सकते हैं, कौन लोग कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं, ये भी जो है वो ऑलमोस्ट निर्धारित हो चुका होता है, ठीक है। और उसी के साथ सिर्फ एक गोल होता है कि उस प्राइज को आपको जीतना है। इस तरह से दो अलग अलग टीम्स, दो अलग अलग पार्टीज जो है वो एक दूसरे के साथ कंटेस्ट करती हैं, ठीक है। तो अब जो है वो फिर उसके बाद बात आती है कि लीडर का जो है वो किस तरह से बिहेवियर होना चाहिए, लीडर और फॉलोअर का जो रिलेशनशिप है वो किस तरह का होता है पॉलिटिक्स के अंदर। एफजी बेली कहते हैं कि लीडर और फॉलोअर का जो रिलेशनशिप है वो कंट्रेक्चुअल एज वेल एज मॉरल होता है। मॉरल रिलेशनशिप कि वो ट्रेडिशनलिस्ट लाइंस के ऊपर आपके साथ जुड़ा रहेगा, कास्ट लाइंस के ऊपर आपके साथ जुड़ा रहेगा, बट एट द सेम टाइम ही विल ट्राई टू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद यू, कि मैं आपको जो है वो तभी वोट दूंगा इफ़ यू आर गोइंग टू डू सो एंड सो जॉब फॉर मी, ठीक है। सो इस तरह से आपके पास एक लीडर और फॉलोअर रिलेशनशिप जो है वो बना रहता है। और उसी के साथ साथ वो कहते हैं कि लीडर को फॉलोअर को भी जोड़ना है, और उसी के साथ साथ लीडर को अपनी पोजीशन भी जो है वो बचा के रखनी है। अब अपनी पोजीशन कैसे बचेगी? दो तरीके से, दो तरीके के प्रेशर्स जो है वो एफजी बेली ने हमें समझाए हैं। पहला जो प्रेशर है दैट इज द इंटरनल डिसीजन प्रेशर, कि कौन इंसान या फिर कौन मेंबर
पार्टी का टीम का मेंबर किस पोजीशन के ऊपर बैठा होगा, उसको जो है वो डिसाइड किया जाएगा, वो जो है वो लीडर डिसाइड करेगा। दूसरा, एक्सटर्नल प्रेशर, वो जो है वो ग्रुप को गाइड करेगा, अपनी पार्टी को गाइड करेगा कि कैसे जो कंटेंडिंग पार्टी है वो उनको जो है वो चाल के अंदर फंसा सकती है और उस इंसान को या फिर आपकी पार्टी को जो है वो किस तरह से काम करना है। ठीक है, और आपके पास इन्हीं दो प्रेशर्स को झेलने के लिए और अच्छे तरीके से अपने जो आपकी पार्टी है उसको मैनेज करने के लिए एक लीडर जो है वो दो काम करता है। पहला है कि वो स्किलफुली अपने पार्टी के रूल्स बनाएगा जिसके अंदर उसका भी फायदा रहेगा, उसकी पार्टी का भी फायदा रहेगा। दूसरी चीज़ कि हर एक इंसान को वो इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट जो है वो देने की कोशिश करेगा। और इसी इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट के अंदर तीसरी चीज़ जो है वो आपके पास आती है, वो कम से कम बिचौलियों को रखेगा। वो डायरेक्टली अपने पार्टी वर्कर्स के साथ और आपके पास जो आपके जो टीम मेंबर्स हैं उसके साथ जो है वो इंगेज करने की कोशिश करेगा, ताकि कम से कम लोग जो है वो इंटरमीडिएटरी बन सके। बिकॉज आगे चल के यही इंटरमीडिएटरी जो है वो एक लीडर को कंटेंड करते हैं। देन उसके बाद इसी चीज़ को हासिल करने के लिए वो सिंबल्स के ऊपर जो है वो कब्जा करके रखेगा। हमेशा अपने बैनर्स के अंदर अपने आप को वो बड़ा दिखाएगा। ठीक है, अपने कद को बड़ा दिखाएगा। हमेशा जो है वो बड़ी कुर्सी, चक्के वाली कुर्सी जो है वो उसके पास होगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपके पास एक लीडर काम करता है। ठीक है, अब तक आपको ये पता चल गया कि गेम कैसे ऑर्गेनाइज होती है, गेम के कुछ रूल्स होते हैं। फिर आपने ये देख लिया कि टीम्स कैसे बनती हैं, कि टीम्स का एक गोल होता है, आपके पास जो है वो वर्कर्स के साथ एक रिलेशनशिप होता है लीडर का, कौन कंटेंड कर सकता है लीडरशिप के लिए, कौन नहीं कर सकता है, ये चीज़ें जो है वो डिसाइडेड होती हैं। ठीक है, वी हैव डन अप टिल नाउ। अब बात आती है कि आखिरकार आपस में लड़ा कैसे जाता है। तो फिर एफ.जी. बेली कहते हैं कि रिसोर्स के मुद्दे के ऊपर कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट सोसाइटी के अंदर पड़ा रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने रिसेंटली देखा कि आपके पास जो है वो किसान और एग्रीकल्चरल एजिटेशंस जो है वो हुए। अब यहाँ पे इस मुद्दे के ऊपर बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो जंप इन करने की कोशिश करेंगे, इस कन्फ्लिक्ट का जो है वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। उसी तरह से वो एग्जाम्पल देते हैं बिसीपारा से, उड़ीसा से, जहाँ पे उन्होंने काम किया है। वहाँ पे डोला डोली होता है। डोला डोली इट इज़ लाइक अ फिक्शनल टेंशन बिटवीन द लीडर्स। और जब आपके पास इलेक्शंस होने होते हैं या फिर आपके पास जो है वो दोनों लीडर्स को कंटेंड होना होता है, तो वो डोला डोली के अंदर जो है वो इंगेज होते हैं। और इसके अंदर जो है वो अगेन देयर इज़ वर्बल कॉन्फ्रंटेशन, कि वो जो है वो एक दूसरे को बताते हैं कि इसने आपके साथ ये ऐसा कर दिया था, ये तो इंसान ही ऐसा है, इंसान ही गलत मलत है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी बातें की जाएंगी। और उसी के साथ साथ वो एक डिस्प्ले भी करते हैं वेल्थ का। वो लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश करते हैं ताकि लोग जो है वो अपनी लॉयलिस्ट टेंडेंसी से हट के उनकी तरफ जो है वो आ जाएं। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास एक कन्फ्लिक्ट को, एक आपदा को जो है वो अवसर बनाया जाता है। और उस आपदा को अवसर बना के जो है वो लोग ट्रेडिशनल लॉयल्टीज़ को जो है वो खींचने की कोशिश करते हैं, और ताकि आगे आने वाले जो भी कन्फ्लिक्ट्स होंगे, जो भी इलेक्शंस होंगे, उनके अंदर जो प्रधानगी है, जो एक प्राइस है, वो उनको जो है वो मिल जाए। ठीक है, तो इस तरह से एफ.जी. बेली ने हमारी पॉलिटिक्स को जो है वो समझाया है। ठीक है, तो एफ.जी. बेली ने इसी तरह से आपके पास पॉलिटिक्स एज अ गेम जो है वो इसके बारे में लिखा है। पॉलिटिक्स को एक गेम की तरह जो है वो उन्होंने जो है वो हमसे बात की है। तो ये जो चीज़ है ये हमारे लिए इतनी क्यों इम्पॉर्टेंट है? पहली चीज़, ये हमें एक पर्सपेक्टिव देती है कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट किस तरह से पॉलिटिक्स को देखता है। अब पॉलिटिकल चेंजेस बहुत सारे आ रहे हैं, रूरल लेवल के ऊपर बहुत सारे आ रहे हैं।
खास करके जो वेल्थ है वो रूरल लेवल के ऊपर, रूरल इंडिया के अंदर जो है वो अपना बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट पार्ट जो है वो प्ले कर रही है। तो यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम एफ जी बेली को समझें। एफ जी बेली के जो डोला डोली कंसेप्ट है, एफ जी बेली का जो खास करके ये पॉलिटिक्स एज अ गेम कंसेप्ट है, इसको जो है वो हम समझें। अगर हम इसको समझ पाएंगे तो पॉलिटिक्स के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं, वेल्थ के कारण चेंजेस आ रही हैं, क्लास के कारण चेंजेस आ रही हैं, एजुकेशन के कारण चेंजेस आ रही हैं, उनको जो है वो हम समझा पाएंगे। ठीक है, आई होप दिस कंसेप्ट इज़ क्लियर। मैं ये नहीं उम्मीद कर रहा हूँ कि यूपीएससी डायरेक्टली जो है वो इससे सवाल पूछेगा, हो भी सकता है। ठीक है, तो लेकिन जो मेरी एक उम्मीद रहेगी वो ये रहेगी कि यूपीएससी एक ब्रॉड स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो आपसे सवाल पूछेगा, जहाँ पे आप एफ जी बेली को यूज़ करेंगे और पॉलिटिक्स के अंदर होने वाली जो वेल्थ है, पॉलिटिक्स के अंदर आने वाले जो प्रोमिसेस हैं, पॉलिटिक्स के अंदर जो कास्ट डायनमिक्स अभी प्ले अच्छे तरीके से नहीं कर रहा है उसको समझेंगे, रिलीजियस लाइंस के ऊपर जो एथनिसिटी का डिवीज़न है वो कई बार जो है वो प्ले नहीं करता है अच्छे तरीके से, उसको जो है वो हम समझेंगे। ठीक है, तो एफ जी बेली एक बड़ा अच्छा डायनमिक पर्सपेक्टिव देते हैं और इन्हीं डायनमिक पर्सपेक्टिव से अब यूपीएससी जो है वो आपसे सवाल पूछेगी। ऐसी वीडियोस जो है वो मैं और लेके आता रहूँगा ताकि आपका जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग एंथ्रोपोलॉजी के रिगार्डिंग, उनके करंट अफेयर्स की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बनी रहे।